हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ का है और ये संडे टू आज तक का यानी सैटरडे तक का जितने भी करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इन ब्रीफ देखेंगे। और वन मोर इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पे ये इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, इंडियन पॉलिटी बेसिक्स एंड हिस्ट्री रिवीजन प्रोग्राम, करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम एंड हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्सेज फ्री में चलाए जा रहे हैं, तो आप इसे प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिल्कुल अंत तक देखें, काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स हैं। तो आज का पहला टॉपिक है कोवी 4 के नाम से। कोवी 4, ये कोवी 4 क्या है? कोवी 4 मतलब कोवी, यहाँ से आप गेस कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता हो। सवाल ऐसा रह सकता है कि ये रिलेटेड किससे, ये टर्म, तो ये चीज़ इजीली लिंक किया जा सकता है। कोवी यानी कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। कोवी 4 ये एक एंटी वायरल रेमडेसिविर ट्रीटमेंट के लिए है। एंटी वायरल है यानी वायरस के अगेंस्ट ये काम करेगा। रेमडेसिविर यानी दवाई का नाम है ये कोरोना वायरस के लिए। और इसे एक्चुअली हुआ ये है कि इंडिया के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब सीधा इसे कर लेना DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इस ड्रग मेकर जो कंपनी है इनको नोट दे दिया है कि अब इसे लॉन्च करेंगे, ये न्यू ड्रग लॉन्च करने का आदेश दे दिया है। तो ये कोरोना वायरस का दूसरा ड्रग है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इससे पहले कुछ दिन पहले इंडिया के मार्केट में आया था दवाई जिसका नाम था फेविफ्लू, जो ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओके, और इसकी जो कंपनी है कोवी 4 की, इसका नाम है ड्रग मेकर हेटेरो। तो ये कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कोवी 4 आपसे पूछा जाता है इन टर्म की ये क्या है। जैसे एस्ट्रॉयड है कोई, मतलब प्लेनेट है, और फिर इस तरह की चीज़ें आपके सामने हो सकते हैं। तो आप इसको ड्रग में मार्क करेंगे, कोरोना वायरस, ड्रग फॉर कोरोना वायरस या फिर ड्रग फॉर HIV, इस तरह के स्टेटमेंट रह सकते हैं, या फिर ड्रग फॉर TB। ओके, तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है गोल्डन लंगूर। ये न्यूज़ में क्यों था? तो सबसे पहले कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी नहीं होता है जितना कि इस टॉपिक को जाना ज़रूरी है, बट कंटेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमेटोलॉजिस्ट होते हैं, इस तरह के अध्ययन करते हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि द गीज गोल्डन लंगूर, द गीज गोल्डन लंगूर, ये पूरा नाम है, गीज एक टाइप है, तो इंड्यूस स्टिल बर्थ ऑफ बेबीज, तो इन्होंने बच्चे को जन्म दिया। बेबीज किल्ड इनसाइड द वॉम, मतलब कि इनने अपने बच्चे को अपने पेट के गर्भ के अंदर ही मार दिया। ठीक है, वो फीमेल्स था। बिसाइड प्रैक्टिसिंग इन्फेंटिसाइड, जिसको बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं ना भ्रूण हत्या, मतलब इन्फेंटिसाइड मतलब बचपन में पैदा होने से पहले मार देना, तो इसी तरह ना। और इसमें है कि फोर्स्ड abortion and infanticide happen when a new male takes over. He often kills the baby of a lactating female, or hits the abdomen of a female impregnated by the deposed male till the point of abortion। मतलब उसमें क्या होता है कि जब कोई न्यू मतलब मेल जो पैदा होता है वो तो ठीक है, बट ही ऑफन किल्स द बेबी ऑफ अ लैक्टेटिंग फीमेल। लैक्टेटिंग फीमेल जो होती है यानी कि जो बर्थ दे चुकी होती है, वो उनको मार देते हैं। ठीक है, मेल जब बच्चा होता है उसके बाद। और हिट द एब्डोमेन ऑफ अ फीमेल, यानी कि उनका जो एब्डोमेन होता है, गर्भ होता है, उस पर हिट करके उसे वो इम्प्रेग्नेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। खैर ये कंटेक्स्ट है, लेकिन कंटेक्स्ट से बेहतर ये है कि हमें जानना है गोल्डन नंबर। तो इसके जो अलग कंसर्न्स हैं ये सारे, ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वायर्स एंड गैप्स इन द फॉरेस्ट, ये सब कंसर्न्स है जो फॉरेस्ट में होते हैं। ओके, ड्यूटिफाइंग हैव इंक्रीज द थ्रेट ऑफ इनब्रीडिंग अमंग गोल्डन लंगूर्स, तो उनके हैबिटाट थ्रेट्स हैं, ये सब चलिए। लेकिन फैक्ट जानते हैं कि इसका हैबिटाट कहाँ है, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो इनका जो हैबिटाट होता है, सवाल आपसे ये हो सकते हैं कि इनसे हैबिटाट से रिलेटेड कि ये सेमी एवरग्रीन एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो वहाँ रहते हैं। एंड फाउंड इन अ स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम, यानी कि असम के
पश्चिमी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं एंड नेबरिंग फुट हिल्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान, भूटान के ब्लैक माउंटेन के में भी पाया जाता है। ओके, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? प्रोटेक्शन स्टेटस का मतलब है कि क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है, कैसे लीगली कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसके स्टेटूटरी प्रोविजंस हैं? तो इसमें यह है कि शेड्यूल फर्स्ट जो है स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी WPA 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इन्हें रखा गया और ये इंडेंजर्ड हैं IUCN के रेड लिस्ट में। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेड्यूल 1 ऑफ WPA एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स और इंडेंजर्ड हैं ये रेड लिस्ट में। किसके रेड लिस्ट में? IUCN के रेड लिस्ट में। ओके, और बात करते हैं इनके पॉपुलेशन के बारे में। तो 2019 में जो भूटान है उसने 62% का उसमें गिरावट देखा गया है इनके पॉपुलेशन में। ओके, और द रिकॉर्डेड एस्टिमेशन इन असम इन 2009 वाज 140, जबकि 2009 में 62% का गिरावट देखा गया था। ये वहाँ पे जो था गोल्डन लंगूर उसमें तो ये 62% का गिरावट देखा गया 2009 के अपेक्षाकृत 2019 में इतना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है इसमें। एंड दिस ईयर सेंसस कुड नॉट बी कम्प्लीटेड ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। तो अभी इसका जो सेंसस हुआ 2020 में इसका सेंसस हो नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं ये है लंगूर, इसका फोटो। ओके, नाउ वी हैव इंटरनेशनल योगा डे। आप सबको पता है कि ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जा रहा है और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना जरूरी है। तो वनडे एग्जाम में SSC एंड PCS टाइप में से आ जाते हैं कि डे जो होते हैं इंपॉर्टेंट डे, नेशनल इंटरनेशनल डेज जो होते हैं उनसे सवाल आ जाते हैं। ये 21 जून, ओके, जून में योगा करते हैं, तो ये डेट या इम्पोर्टेंट है। एंड द थीम स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, SSC के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह के जो छोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका थीम जो है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसका है योगा यानी स्वस्थ रहने के लिए योगा करें और घर पे रह के योगा करें। तो इसका थीम ये था। UPSC ऐसा थीम नहीं पूछेगी, बट हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा था कोविड-19 की वजह से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उसे देख लें। तो WHO के जो डिस्प्यूट्स थे वो भी मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि WHO यहाँ पे क्या, WHO ने मेंशन किया कि योगा एज अ मीन्स टू इम्प्रूव हेल्थ इन इट्स ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018 to 2030। मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसको ग्लोबल लेवल पे एक प्लान जो है वो एक्शन प्लान के रूप में इसको क्या कह सकते हैं, इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है, ग्लोबल एक्शन प्लान फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मतलब कि शारीरिक गतिविधि जो होते हैं उनको बढ़ाना है इनको। और ऑफ कोर्स हेल्थ तो इम्प्रूव होते हैं योगा से, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि योगा से ही क्योर हो जाते हैं। ओके, तो ये है द मोर एक्टिव पीपल फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। तो ये WHO ने मेंशन किया, हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। जो मैंने बताया कि UN जो है यूनाइटेड नेशन, उसने प्रोक्लेम किया था 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में। आपसे अगर कोई पूछे किसने किया था तो आप WHO मत बताना, वर्ल्ड हेल्थ नहीं, हेल्थ इंप्रूव हुआ तो नहीं, ये यूनाइटेड नेशन ने इसे प्रोक्लेम किया था। ओके, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑन December 11, 2014, 11 दिसंबर 2014 को इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ जनरल असेंबली। ये जरूरी नहीं है, 2015 से मैंने बताया कि ये फोर्स में आ गया था, लोग इसे शुरू कर दिए थे सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट है स्वाभिमान अंचल। स्वाभिमान अंचल क्या है? स्वाभिमान अंचल, जिसे पहले जाना जाता था कट ऑफ एरिया के बारे में, नाम से, सॉरी, कट ऑफ एरिया, फॉर्मरली नोन एज कट ऑफ एरिया इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा में से जाना जाता था। एंड हैज़ बीन अ मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो यहाँ पे थोड़ा
एक तरह से ये इंस्टेबिलिटी वाला एरिया है ये। ओके, तो ये जो एरिया है इसे कवर किया गया था पानी से, तीनों तरफ से इनको कवर किया गया था। एंड इन हॉस्पिटेबल टेरेन बाय अनदर, दूसरा जो टेरेन था वो काफ़ी इन हॉस्पिटेबल था। इन हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल एक तो होता है हॉस्पिटेबल, एक होता है इन हॉस्पिटेबल। तो इन हॉस्पिटेबल मतलब कुछ चीज़ें वहाँ जो होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते, सिंपली ये समझें। एंड इट हैड लॉन्ग बीन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नक्सलाइट्स, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ये नक्सल प्रभाव में था। ठीक है, तो इसमें जो माओइस्ट होते हैं उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, यूज टू स्लीप इन टू स्वाभिमान अंचल टू टेक रिफ्यूज। तो ये जो जगह था वहीं पे जाके ये सब अपना आश्रय लेते थे, छुपते थे वहाँ पे। तो ये था। अभी न्यूज में क्यों था ये जानिए कि उड़ीसा पुलिस ने वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी है। तो आपसे सवाल कैसे आ सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, मैंने तो बता तो दिया, लेकिन इसमें सवाल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये आपसे बताते हैं कि स्वाभिमान अंचल न्यूज में देखा गया, किस वजह से देखा गया, ऐसा मतलब क्वेश्चन का मेन जो सब्जेक्ट है ये रहेगा। हालांकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा सीधा सीधा कि स्वाभिमान अंचल हाल ही में न्यूज में देखा गया, किससे संबंधित है। ओके, तो इस तरह से आप बताएंगे कि टेररिस्ट का कैंप, वहाँ पे टेररिस्ट इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी तो वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया। या फिर ये पूछा जाएगा कि कहाँ है, किस राज्य में है, तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ किड पावर, यूनिसेफ किड पावर क्या है, न्यूज में क्यों रहा है, ये सब जानते हैं सबसे पहले। यूनिसेफ किड पावर जो इसका कंटेक्स्ट है वो है लिस्टेड 13 योगा स्ट्रेचेस एंड पोजेस फॉर चिल्ड्रेन। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए 13 प्रकार के योगा स्ट्रेचेस और पोज को उन्होंने लिस्ट किया है। तो एक्चुअली ये है क्या, सबसे पहली बात यूपीएससी में सवाल आ सकते हैं ऐसे। तो यूनिसेफ किड पावर इज अ फ्री डांस, योगा and activity video platform to help students feel energized and empowered। जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक फ्री डांस, मतलब जैसे मर्जी करो, एक और योगा एक्टिविटी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर्ड हो, ओके, हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, एम्पावर्ड रहें। ओके, तो आपसे सवाल यहाँ पे ऐसा पूछा था कि यूनिसेफ किड पावर किसका प्रोग्राम है, तो सिंपली आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा यूनिसेफ भी, तो यूनिसेफ टिक कर सकते हैं। तो यूनिसेफ किड पावर इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ यूएसए दैट गिव्स किड्स द पावर टू सेव लाइव्स बाय कनेक्टिंग देयर एवरीडे एक्टिविटी टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। तो इसमें बेसिकली बच्चों को वो एम्पावर करते हैं, जो एवरीडे एक्टिविटी होती है, पर हर दिन की जो गतिविधि होती है, उनको रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, जो वास्तविक में विश्व में जो प्रभाव होते हैं उनसे जो आज हो रहे हैं उनसे वो कैसे निपटें। ओके, इस तरह से इट वॉज लॉन्च इन 2015, 2015 में से लॉन्च किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव है वो कोलेबरेट किया गया किसके साथ, टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर्म्स डेवलप एक्टिविटी ट्रैकर बैंड्स फॉर किड्स। तो इनको कोलेबरेट करके बनाया गया है, ये अकेले यूनिसेफ का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया तो यूनिसेफ के द्वारा। लॉन्च कब किया गया, 2015 में। अगर डेट ईयर पूछा जाएगा तो आप 2015 याद रखें। और इसमें बच्चों को कुछ बैंड्स दिए जाते हैं। ओके, तो बैंड्स जो यहाँ पे देखें ना, डेवलप्ड एक्टिविटी ट्रैकर बैंड्स फॉर किड्स, ट्रैकर बैंड, तो उनको ट्रैक करेंगे। द बैंड, दिस बैंड एक्ट एज ए किड्स फिटनेस ट्रैकर ब्रेसलेट दैट कनेक्ट एट स्मार्टफोन ऐप। इसको स्मार्टफोन के जरिए इस बैंड को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिस तरह से आप भी बैंड पहनते होंगे। आप देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, बैंड होते हैं, आपको फिटनेस ट्रैकर के लिए। आप कितना चलते हैं रोज, वो बताएगा कि आपने कितने किलोमीटर वॉक किए, आपका हार्ट बीट कैसा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ये सब। एंड दिस हैव लेट यूजर कंप्लीट मिशन विच काउंट द टोटल स्टेप्स एंड व्हाट, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। द पॉइंट अनलॉक फंडिंग फ्रॉम पार्टनर्स विच इज देन यूज्ड बाय यूनिसेफ टू डिलीवर पैकेट्स ऑफ थेरेपेटिक फूड, यानी कि रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड RUTF टू सीवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन। जो होते हैं वो बच्चों को
दिया जाता है। जो मालन्यूट्रिश्ड होते हैं मतलब कुपोषित बच्चे होते हैं उनको ये रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड दिया जाता है, मतलब बना और उसको तुरंत उनको उनको सर्व किया जाए, परोसा जाए, ठीक है, उनको परोसा जाए, सॉरी परोसा नहीं जाए। ओके, तो ये इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है और जो मालन्यूट्रिश्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके, एंड नाउ यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि EAG। देखो एग्जाम्स में सिंपल चीज़ें पढ़ने में बहुत आसान, लेकिन इस तरह के कभी आ जाते हैं, इस तरह का टर्म आ गया यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग, और आपने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं, आपको लगा यार हमने तो पूरी साल पढ़ाई की तो ये जो कहीं दिखा ही नहीं। ऐसी चीज़ें जो थोड़े से ऑकवर्ड टाइप के लगते हैं और अनयूजुअल सा लगता है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी बन सकती है, हम इग्नोर कर देते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कंटेक्स्ट क्या है। इसमें कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इसकी मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है इसकी हिंदी, धन शोधन, पता नहीं, अगर आप में से किसी को शुद्ध हिंदी इसका पता है मनी लॉन्ड्रिंग का जस्ट कमेंट भी लोगे। तो अब जानते हैं सीधा सीधा सवाल इस ग्रुप, इस ऑर्गेनाइजेशन से आता है। EAG ये क्या है? EAG एक रीजनल बॉडी है, ठीक है, क्षेत्रीय बॉडी है, इस्टेब्लिश्ड इन 2004 में से इस्टेब्लिश किया गया है, और अभी ये एसोसिएट मेंबर है FATF का, यानी कि फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स। तो फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स करता क्या है, ये क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि FATF है क्या। उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो मेंबर हैं, इसके 9 कंट्रीज मेंबर हैं, उसके नाम इंडिया, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। 9 कंट्रीज मेंबर हैं। क्या 9 कंट्रीज का नाम आप याद रख सकते हैं? डू यू हैव एनी ट्रिक? जस्ट कमेंट बिलो। ओके, बस आपको याद क्या रखना है इसमें? देखो इंडिया रसिया तो अपना भाई ये पड़ोसी टाइप है ना, पड़ोसी नहीं कह सकते लेकिन है करीब है, तो याद रख सकते हो। इंडिया रसिया चाइना तो याद रखो। कजाकिस्तान की बाउंड्री इंडिया से लगती है, अगर लगती है तो बताओ। ओके, ये सब देखना है आपको। मैपिंग में आप देखिए कि कौन कौन से बाउंड्री कंट्री इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके, तो अब 3 तो याद रखें, और याद क्या रखना है, एक और, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो 3-4 याद रखेंगे तो एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तान वाले जितने भी कंट्री देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि 5 कंट्री हैं तान वाले, तो 5 तान याद रखना। और तो कोई तान बच नहीं रहा है, बस इतना ही तो पूरे तान वाले कंट्री हैं, तो पूरे तान और नॉट पाकिस्तान। ओके, जिस तरह से आपको सहूलियत हो आप इसका याद रखें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य ये है कि ये जो है वो सहयोग और संगठन, इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसको इंश्योर करता है। जो EAG मेंबर स्टेट होते हैं उनके बीच में, अपने मेंबर स्टेट के बीच में कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन को इंश्योर करते हैं इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में रोकने का काम करते हैं। ओके, सॉरी चला गया। ओके, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रैक्टिस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको रोकने का काम करते हैं। एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब जो आतंकवाद को फंडिंग किया जाता है उसको रोकने का काम करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ FATF के रिकमेंडेशन के अनुरूप ये काम करते हैं। तो FATF बहुत हो गया। अब जानते हैं कि FATF होता क्या है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। याद रखें पहला स्टेटमेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन श्योर रहेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है, लिखवा के ले सकते हो। अगर ये ऑप्शन में रहे नहीं तो समझ जाना क्वेश्चन में दम ही नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल, ना कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, नहीं, इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारीय बॉडी है ये। ओके, स्थापना इसकी 1989 में हुई थी, 1989 में, जब G7 का समिट होता पेरिस में, वहीं पे हुआ था। तो ये भी आ सकते हैं, ये पूछे नहीं ईयर दे या नहीं, लेकिन ये चेंज कर सकता है G7
कुछ और दे दिया जाएगा आपके पास, हो सकता है। सेक्रेटेरिएट इसका जो है वो ओईसीडी में स्थित है। ओईसीडी का जहाँ हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहाँ पे इट इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। तो आप ओईसीडी के बारे में भी जाके पढ़ें, क्योंकि अभी बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने इसकी मेंबरशिप को छोड़ दिए। तो न्यूज में आपसे भी पूछा था किसने सदस्यता छोड़ी, ओईसीडी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक अलग सी वीडियो बनाई जाए, जस्ट कमेंट अस मैन। ओके, नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स के, इसके ऑब्जेक्ट सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स, ओके, फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना, और स्टैंडर्ड सेट करना कि आखिर इन सब चीज़ों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, जो कि वैध हो, लीगल हो, रेगुलेटरी हो एंड ऑपरेशनल हो। मेजर्स को ये इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को, इन तीनों को इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन या कार्यान्वयन जो भी कह सकते हैं। ओके, एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स इज थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। उससे भी इनको निपटना है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है उनको थ्रेट ना पहुंचे। तो इन सब चीज़ों को वो प्रोहिबिट करने का काम करता है, उनसे लड़ने का काम करता है FATF। और इसके 37 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स। भारत इसका मेंबर है, आप याद रखेंगे इसे, कंफ्यूज नहीं होना है। FATF मेंबर, क्योंकि आपको पता है इंडिया हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, और FATF भी क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंस, टेरर फाइनेंसिंग। ओके, टेरर फाइनेंसिंग मतलब टेररिस्ट को पैसे देके कहीं भी अटैक करवाना। फिर लंप सम, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास, द लॉन वुल्फ थ्रेट। देखो एक्चुअली ये अभी न्यूज में था और इसलिए जाना जरूरी है। हाँ, कि न्यूज में ये टर्म, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले 2017 में ये टर्म सुना था, लॉन वुल्फ अटैक। ओके, तो लॉन वुल्फ होता क्या है? तो ये सवाल आ सकते हैं, लॉन वुल्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? ओके, और इज रिलेटेड टू, कैसे करके लॉन वुल्फ, तो वो ऐसा रहेगा कि इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज एंड न्यू टाइप ऑफ वुल्फ, ऐसे कुछ करके ऐसे। फिर फाइनेंस से है या फिर टेरर से है। तो ये इसका डेफिनेशन जो है वो है अ टेररिस्ट और अदर क्रिमिनल हु एक्ट्स alone rather than a part of a larger organization. Okay, resources for tracking down potential lone wolves radicalized online. एक्चुअली ये लाइन अलग है। ओके, तो ये इसका मतलब, इसमें क्या होता है कि एक टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन या फिर बड़ी कम्युनिटी मिलके कहीं पे अटैक नहीं करते। एक अकेला इंसान अटैक करता है, विस्फोट करता है, एक्सप्लोजन करता है, उसको बोलते हैं लॉन वुल्फ। यानी कि लॉन मतलब अकेला, वुल्फ मतलब भेड़िया। तो अकेला वो जाके करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होता है कि लोगों को हार्म पहुंचाना, लोगों को इंजर्ड करना, लोगों को मारना, उनका उद्देश्य यही होता है। ओके, तो अब ये जो टर्म है इसे यूएस के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होते हैं, उनके कानून के इन्फोर्समेंट एजेंसी, उन्होंने यूज किया था सबसे पहले। एंड द मीडिया टू रेफर द इंडिविजुअल्स अंडरटेकिंग वायलेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म आउटसाइड अ कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर के बाहर जब होते हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह का अटैक होता है उसको बोलते हैं लॉन वुल्फ। जैसे अभी पिछले साल पुलवामा में जो अटैक हुआ था, वो एक अकेला लड़का उतनी बड़ी RDX की गाड़ी को लेकर जा रहा था और उसने उस पूरे CRPF के कॉन्वॉय को ये कह सकते हैं कि इंजर्ड कर दिया, और बहुत सारे जवान हमारे वहाँ पे शहीद हो गए। ओके, तो वो भी एक काइंड ऑफ लॉन वुल्फ अटैक कह सकते हैं उसको। अब ये न्यूज़ में किया था, न्यूज़ में इसलिए है कि एक चाकू से अटैक किया गया पार्क में। ओके, लंदन में किया गया था अभी, इसमें 3 लोग मारे गए एंड 3 जो अन्य लोग थे वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए थे।
तो खैर ये ज़रूरी नहीं है, ये तो न्यूज़ में क्यों था, बस ये जानना ज़रूरी है। ओके, तो यूके में ये हुआ है और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस बार 2000 नवंबर से अभी तक 3 बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। एंड नाउ वी हैव मकाउस। मकाऊ मतलब जानवर का नाम लग रहा है, मकाऊ। ओके, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? DRI मतलब डायरेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो उसमें भी इसके जो मकाऊ हैं, जानवर है ये, ओके, वाइल्ड लाइफ एनिमल है, तो इसकी स्मगलिंग हो रही थी, तो उसे उन्होंने पकड़ा है, सीज किया है कुछ कंसाइनमेंट एक्जोटिक मकाउस का, जो कि बांग्लादेश से कोलकाता लेके जाया जा रहा था। ओके, तो इसमें क्या था कि मकाऊ, सॉरी एनिमल होता है, ये पक्षी होता है। ओके, द बर्ड्स वेर आइडेंटिफाइड एज हाइसिंथ मकाऊ, पैकेट्स पैरोट, सिवियर मकाऊ एंड हनासपति, ये वर्ड होते हैं, सॉरी मकाऊ। ओके, एंड ऑल द वर्ड्स वेर सीज अंडर द प्रोविजन, इनको सीज किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और इसमें पकड़े जाने के बाद 7 साल की सजा भी होती है, ध्यान में रखें। ओके, एंड द प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में जानते हैं कि मकाऊ का प्रोटेक्शन स्टेटस, ये प्रोटेक्ट किया गया कुछ साइट्स के अंदर में। ओके, साइट्स एक साइट्स क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, ये थोड़ी टॉपिक बड़ा है, अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, तो अलग से जब इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में साइट्स के बारे में बताएंगे। बेसिकली ये जानना कि साइट्स में प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज के, उनको रोकना होता है बेसिकली। ठीक है, प्रोटेक्शन अंडर साइट्स इंप्लाइज बैन इन ग्लोबल, ओके, बैन इन ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ द स्पीसीज। तो इसमें मकाउस आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीज किया गया और ये प्रोटेक्टेड है साइट्स के अंदर। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज पोखरन पोर्टरीज। पोखरन का नाम सुनते ही पोखरन परमाणु परीक्षण नाम आया होगा, जॉन अब्राहम की मूवी भी आई थी परमाणु। तो कंटेक्स्ट ये है, जो ये खादी विलेज और इंडस्ट्रीज कमीशन है, KVIC, इन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, योजना लॉन्च किया, जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार तो आप सबको पता होगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पोटरी, उन्हें कुम्हार कहते हैं। राजस्थान के पोखरन डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली पोखरन राजस्थान में ही है। तो उनकी जो पोटरी होती है ना, आजकल लोग कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें कम यूज़ करते हैं, तो अपने ग्लोरी को वो खो रहे थे। इसको रिस्टोर करने के लिए, वापस रिवाइव करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, फिर से चलन में लाने के लिए, ताकि वो उससे ऑब्सोलीट ना बोल दें हम लोग, आउटडेटेड ना कर दें, इस वजह से ये स्कीम लाई गई है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये तो कंटेक्स्ट था। तो आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं KVIC, तो हम लोग KVIC के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया का। की फैक्ट्स क्या जानते हैं? पोखरन इज वन ऑफ द, अब पोखरन जो है इसके बारे में जानिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसने किसने स्टार्ट किया था, नीति आयोग ने। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, इसमें काफ़ी 116 डिस्ट्रिक्ट को नॉमिनेट किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था नीति आयोग के जरिए, और उस पर उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया था। पोखरन जो है वो टेस्टिंग साइट है फॉर इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड, एक्चुअली यहाँ पे मिस हो गया, अंडरग्राउंड जो किया गया था परमाणु परीक्षण। ओके, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार जो कहते थे, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब यहाँ पे। अच्छा, ये अंडरग्राउंड। ओके, अब जानते हैं KVIC के बारे में। KVIC क्या है? KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान में रखें, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सांविधिक बॉडी है ये, संस्था है। 1957 में इसे बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एक्ट ऑफ 1956 के तहत। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये था कि टू प्लान करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना और असिस्ट करना, जो खादी विलेज इंडस्ट्री जो होते हैं उसको, उसकी स्थापना करना और उसके विकास के लिए इसको स्थापित किया गया। ओके, याद रखेंगे आप क्या करना है इसको। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज होते हैं छोटे छोटे
स्मॉल कॉटेज उनको प्रमोट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने, व्यवस्था देने के लिए सहयोग करेंगे उसके इस्टेब्लिशमेंट में और डेवलपमेंट में। इसका मेन उद्देश्य ये था। ओके, एंड दिस कमीशन फॉल्स अंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये आते हैं। मिनिस्ट्री का नाम तो बिल्कुल याद रखें। वैसे यूपीएससी जब भी ना क्वेश्चन इस तरह से मिनिस्ट्री देते तो 99% तो केसेस में देखा गया कि मिनिस्ट्री वो गलत देती है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुम्हार सशक्ति प्रोग्राम। अभी जो हमने देखा वो था क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केवीआईसी, ठीक है, केवीआईसी लॉन्च किया। एम्पावरमेंट ऑफ जो पोर्टर कम्युनिटी हैं, कुम्हार वाले कम्युनिटी हैं, उनको सशक्त करने के लिए, जो भारत के दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है वो रीच करेगा जो भी स्टेट हैं जहाँ पे ये ज़्यादा होता है, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार। वहाँ तक भी रीच करेगा ये। हालांकि राजस्थान में से लॉन्च किया है, लेकिन इसकी रीच जो होगी वहाँ पे ज़्यादा है, इनका तबका ज़्यादा है। ओके, एंड दिस प्रोग्राम प्रोवाइड सपोर्ट टू द पोर्टर्स। तो इसके द्वारा जो पोर्टर्स होते हैं कुम्हार, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो एडवांस टाइप के प्रोडक्ट बना सकें, पोल्ट्री प्रोडक्ट बना सकें, मिट्टी का बर्तन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी टू पोल्ट्री इक्विपमेंट, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक चाक। जैसे चाक अभी आपने कभी देखा होगा गांव में, लोकल मार्केट में वो डंडे से चलाते हैं, वो काफ़ी मेहनत लगता है वो हाथ से, तो उनको इलेक्ट्रिक चाक मिलेगा और इस तरह की चीज़ें उनको दिए जाएंगे। एंड मार्केट लिंकेज भी दिया जाएगा उनको, एंड विजिबिलिटी थ्रू केवीआईसी एग्जीबिशन। केवीआईसी एग्जीबिशन लगाएगा, उनके प्रोडक्ट को एग्जिबिट किया जाएगा, प्रदर्शनी में लाया जाएगा ताकि उसको मार्केट से जोड़ा जा सके, लोगों को दिखे कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनते हैं। आप अभी देखते हैं गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग घड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, पिक्चर, तो ये सब चीज़ें हैं। नाउ वी हैव युक्ति 2.0, इट वाज इन न्यूज़। तो युक्ति 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने जो निशंक हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एक लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव है युक्ति 2.0 टू हेल्प सिस्टमेटिकली, क्यों है सिस्टमेटिकली असिमुलेट टेक्नोलॉजी, मतलब सिस्टमेटिकली असिमुलेट टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी सिस्टम से सिस्टमेटिकली उनको असिमुलेट किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको इस्तेमाल करना जाएगा। तो सबसे पहली बात, युक्ति 2.0 रिलेटेड किससे? एजुकेशन से। तो एजुकेशन से मतलब है कि मिनिस्ट्री एचआरडी होगी। ओके, तो यह ध्यान रखें। युक्ति का फुल फॉर्म जो है, अब ये भी कि हायर एजुकेशन, ये भी याद रखें, हायर एजुकेशन में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। इनक्यूबेटेड स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे सारी तरह के फैसिलिटीज मिलती है, इनक्यूबेशन होता है। ओके, वहीं पे वो फलते फूलते हैं। युक्ति स्टैंड्स फॉर यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बाकी ये सब कोरोना वायरस का देना है, वरना कहाँ ये सारी चीज़ें आती है। ओके, तो ये जो पोर्टल है इसे लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड विल एंडेवर टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स, टीचर एंड रिसर्चर, ये तीनों जो छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं और रिसर्चर होते हैं, मतलब शोधकर्ता, तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें उनको उचित क्या कर सकते हैं, सपोर्ट, मदद देंगे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नीडेड। तो जो उनकी ज़रूरत होती हैं, उनकी ज़रूरतें को पूरा करेंगे वो, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को बढ़ावा मिले। ये आपको पता है कि इंडिया में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार बहुत कम पैसे खर्च करती है, इसीलिए लोग इंडिया से माइग्रेट करके यूएस और इधर लंदन और अलग अलग देश में चले जाते हैं, वहाँ पे वो रिसर्च करने के लिए। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन का माइग्रेशन। ओके, जो अच्छी बात नहीं है, तो ये एक अच्छा स्टेप है, कुछ भला हो जाए देश का। ओके, नाउ वी हैव इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। कंटेक्स्ट जरूरी नहीं है, बट जानते वर्ल्ड बैंक रिलीज किया है कि नया न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज के लिए रेफरेंस ईयर 2017 का रेफरेंस ईयर लिया गया है इस एग्जाम, ये आईसीपी के तहत। आईसीपी मतलब इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो आपसे बेसिकली अगर सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आईसीपी किसने लॉन्च किया, तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम टू एडजस्ट द डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होते हैं उसके जो प्राइस में जो डिफरेंसेस आते हैं अक्रॉस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व स्तर पे,
तो उसको कैसे एडजस्ट करें। ग्लोबली 176 इकोनॉमीज पार्टिसिपेटेड इन द 2017 साइकिल ऑफ आईसीपी। 2017 में जो ये हुआ था उसमें 176 देश ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, नाउ जानते हैं कि आईसीपी है क्या। इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, ये याद रखें, कीवर्ड है डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन यूएनएससी। यहाँ पे यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं समझना, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के गाइडेंस में, ये मार्गदर्शन में किया गया। गोल क्या है इसका, परचेसिंग पावर पैरिटी जो होते हैं, प्रोड्यूसिंग परचेसिंग पावर पैरिटी सॉरी पीपीपीज विच आर वाइटल फॉर कन्वर्टिंग मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू बी कंपेरेबल अक्रॉस द इकोनॉमीज। जो विश्व के अन्य देश, सारे देश हैं, तो उनको इसमें कैसे कन्वर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी बढ़े, इनहेंस किया जाए। एंड अलॉन्ग विद द पीपी द आईसीपीएस ऑफ प्रोड्यूसर्स प्राइस लेवल इंडेक्सेस, ये भी प्रोड्यूस करते हैं प्राइस लेवल इंडेक्सेस एंड अदर रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर। तो और जो अन्य रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स होते हैं उसको भी कंपेयर करते हैं, जो उनका जीडीपी का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, तो उसके एक्सपेंडिचर को भी कंपेयर करते हैं जो रीजनल स्तर पे। ओके, तो ये था। एंड द नेक्स्ट आईसीपी कंपैरिजन विल बी कंडक्टेड फॉर रेफरेंस ईयर 2021 में इसे नेक्स्ट जो होगा उसे कंडक्ट किया जाएगा, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट जो होगा 2000, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिकली कंपैरिजन करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये याद रखें, एंड कंपेरेबल एग्रीगेट्स ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर को भी रीजनली वो कंपेयर करते हैं। ओके, सो नाउ एक न्यू है ये बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसे जाके अलग से देख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव आषाढ़ी बीज, द कुची न्यू ईयर। आषाढ़ी बीज क्या है, कुची न्यू ईयर। सबसे पहला सवाल ये होगा कि आषाढ़ी बीज क्या है, कुची न्यू ईयर। कुची मतलब कुछ मतलब ये जगह है गुजरात में। ओके, तो इस जानते क्यों है। इट इज द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जून जुलाई में आता है, तो शुक्ल पक्ष जो होते हैं उसके आषाढ़ का महीने का दूसरा दिन ये मनाया जाता है। कुची पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेटेड ईयर कुची न्यू ईयर। कुछ जो तो कुछ के लोग इसको अपने न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एंड द डे इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रेंज इन कच्छ। ठीक है, तो कच्छ में जब बरसात होती है, स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे फिर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए। ओके, आषाढ़ी बीज और बीज इसको बोलते हैं, सेकेंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ। ओके, तो ये सॉरी डबल बार कैसे हो गया ये। ओके, कोई नहीं। कुशीनगर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या ये जरूरी है, इंटरनेशनल हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। कुशीनगर में इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कुशीनगर कहाँ है, ये जाना जरूरी है। वेयर इज कुशीनगर, तो एज यू कैन सी एयर इन मैप, तो ये आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश का कहाँ का रीजन है, ये बिहार का है ना, कुशीनगर। लेकिन ये यूपी में आता है ना ये, और ये सब बोध गया बिहार में है, सारनाथ यूपी में है, लुम्बिनी इधर देख रहे हैं, ये बिहार यूपी नेपाल के पास लगा हुआ है कुछ नहीं। ये सब साइट्स जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, कुशीनगर रिलेटेड विद सेक्ट और रिलीजन, ये सोचने वाली बात है, तो आप इसको सोचिए। ओके, तो कुशीनगर एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। सबसे कुशीनगर नाम आते ही आप समझ जाएंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। ओके, जहाँ पे गौतम बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेन किया था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। तो आप और डिटेल में जाके देखें, आप ये सब नोटिफाई करें। ओके, बाकी की बातें बुद्धिज्म से हिस्ट्री वाले सेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया। ओके, इंडिया जीडीपी टू कंडक्ट 4.5% ऑन कोविड-19। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये क्या है कि जो भारत का जो जीडीपी है वो काफ़ी मतलब कम हो गया है, 4.5 तक रहने की संभावना है। तो जीडीपी में जाना है कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स।
तो इस पर सेपरेट वीडियो है, आप इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं वीडियो। बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ओके, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं जाके। आईएमएफ क्या है इसके बारे में जानेंगे, पब्लिकेशन ऑफ आईएमएफ क्या होते हैं, आईएमएफ कौन कौन से रिपोर्ट और इंडेक्सेस निकालते हैं ये भी जानेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिपोर्ट होता है ये निकालता है आईएमएफ। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों आप इसे बिल्कुल याद रखें। ओके, तो ये दोनों जो रिपोर्ट हैं, पब्लिकेशन है, वो आईएमएफ का है। आईएमएफ क्या है जानते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो इसके 189 मेंबर है, 189 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, यूनाइटेड नेशन है। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान रखें। काम क्या करता है ये, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं उसे जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है उनको बढ़ावा देना। ओके, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंटरनेशनली, जो वित्तीय स्थिरता है उसको सिक्योर करना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी को कम करने में काम करते हैं। उसके लिए मेजर्स और स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले उसको भी इंश्योर करते हैं। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि सतत आर्थिक विकास पे बल देना, ये आईएमएफ का काम है। यहाँ पे किसी भी तरह से सवाल बन सकते हैं, जैसे पब्लिकेशन से सवाल पूछे जा सकते हैं, हेडक्वार्टर जैसे वनडे एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा जाता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी वाले क्वेश्चन में ऐसे रहेंगे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पूछे जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अभी ये न्यूज में रहा था कुछ दिन 2 दिन पहले। ओके, तो इसमें जान लेते हैं कि ये एक्चुअली ये पीटी में भी हो सकता है, मैथ्स में भी हो सकता है। ये क्या है, अभी आता था कि इसके रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीधा सीधा इसके बारे में, कंटेक्स्ट महत्वपूर्ण होता नहीं है वैसे। तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आप कहीं पे घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उसका असेसमेंट किया जाता है पहले कि यहाँ पे कितना इन्वायरमेंटल हार्म होगा, इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उनको क्लियरेंस दिए जाते हैं उस आधार पे, और फिर उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं तो बताना होता है कि हम ये करेंगे, तो इसके पोल्यूशन लेवल क्या होंगे, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इट इज़ स्टेटूटरली बैक्ड बाय इन्वायरमेंट एक्ट 1986। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे लाया गया था। एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006 हैज डिसेंट्रलाइज्ड द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट बाय कैटेगराइजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन 2 कैटेगरीज। बेसिकली इट वाज इन 3 कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या गया, 2006 का जो नोटिफिकेशन था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो लेकिन अब यहाँ पे अब सिंगल विंडो क्लियरेंस दिए जाएंगे, अब जो न्यू नोटिफिकेशन ड्राफ्ट आए हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी ए जो होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, वो एक तो नेशनल लेवल अप्रेजल होता है, दूसरा होता है कैटेगरी जो है स्टेट लेवल। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ए वाले मतलब नेशनल लेवल वाले, उनको अनिवार्य है क्लियरेंस लेना, एंड दस दे डू नॉट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार फिर वो क्या होता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं जाते हैं। जबकि बी में जो होता है प्रोजेक्ट, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो होते हैं, दे अंडरगो स्कैनिंग प्रोसेस एंड दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। तो इनकी स्क्रीनिंग होती है, और इसको 2 टाइप में बांटा गया, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट जो होते हैं ये मैंडेटरीली रिक्वायर होते हैं, इनको EI के लिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है ये। और B2 जो होते हैं इनको EI के ज़रूरत नहीं होता, मतलब इनको सिर्फ स्क्रीनिंग की जाती है बाद में, पहले नहीं। तो कैटेगरी B2 आई थिंक ये होता है इसमें। ओके, आई एम नॉट श्योर बट वही होता है, पहले वाले को देख के वैसा लग रहा है। ओके, तो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट जो होते हैं इसमें EIA का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नाउ आई थिंक वी हैव लास्ट टॉपिक्स, व्हाट आर प्लेसबोस। प्लेसबोस क्या होते हैं, प्लेसबोस आर सब्सटेंस दैट आर मेड टू रिजेंबल ड्रग्स बट डू नॉट कंटेन एनी एक्टिव ड्रग, यानी कि ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड ये रिजेंबल करता है ड्रग्स को। ओके, लेकिन इसमें कोई एक्टिव ड्रग नहीं होता है।
एंड इट इज़ मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक अ रियल ड्रग के ये वास्तविक ड्रग के रूप में ये दिखते हैं, बट इज मेड ऑफ एन इनएक्टिव सब्सटेंस। इसको इनएक्टिव द अक्रिय सब्सटेंस के जरिए बनाया जाता है, वस्तु के मदद से बनाया जाता है, सच इज स्टार्च और शुगर, जिस तरह के स्टार्च और शुगर होते हैं। ओके, नाउ वन सॉरी एक और है नशा मुक्त अभियान। ओके, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया गया है, क्योंकि 26 जून जो होता है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में इसको मनाते हैं। इस वजह से तो आप ये मिनिस्ट्री याद रखें, और इसका एम क्या है, तो चेंज इन द स्ट्रेटजी अगेंस्ट ड्रग के स्ट्रेटजी में चेंज लाएं, ताकि उसको कैसे कर्व किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इट विल लॉन्च कैंपेन इन स्कूल कॉलेजेस में इनको लॉन्च करेंगे, ताकि ड्रग एब्यूज जो अमंग यूथ्स होते हैं उनको रोका जा सके। जैसे कि कॉलेजेस में बहुत जगह कोकीन, हेरोइन वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं, अफीम, इन सब का जो इस्तेमाल होता है वहाँ पे ज़्यादा उन बच्चों को टारगेट किया जाता है। ओके, तो इनको रोकना है। एंड इट विल फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इनको संस्थागत सपोर्ट की ज़रूरत है, उस पर फोकस करेंगे। एंड विल ऑल्सो फोकस ऑन कम्युनिटी आउटरीच। कम्युनिटी आउटरीच मतलब लोगों तक जाके पहुँचे, उनको बताएं इस प्रोग्राम के जरिए। इन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाके उनको अवेयर करेंगे ड्रग एब्यूज़ के बारे में, इनके हार्म्स क्या थे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज के वीकली करंट अफेयर्स में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC Gyan, and if you like the video, do subscribe UPSC Gyan channel for more updates. Thank you again.